नमस्कार। आज का डीप डाइव है भारत में यूरोपीय शक्तियों के आगमन पर। हमारे पास कुछ दिलचस्प स्रोत हैं जो बताते हैं कि 15वीं सदी के बाद मतलब पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी ये सब यहाँ क्यों और कैसे आए। तो चलिए समझते हैं कि यूरोप में क्या चल रहा था जिसने उन्हें यहाँ खींचा। देखिए, इस आगमन के पीछे सिर्फ मसालों का लालच नहीं था। यूरोप में जैसे वो पुनर्जागरण की नई सोच थी, पूंजीवाद बढ़ रहा था, और हाँ, इटली जैसी ताकतों का जो व्यापार पे एकाधिकार था ना, उसको तोड़ने की भी एक होड़ थी। और हाँ, पूरब के देशों की दौलत की कहानियां वो तो थीं। भारत तो जैसे इन सब यूरोपीय महत्वाकांक्षाओं का एक सेंटर बन गया। हाँ बिल्कुल, और ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ व्यापारिक यात्राएं नहीं थीं। ये तो एक नए युग की आप कह सकते हैं शुरुआत थी। इसने भारत के इतिहास की दिशा ही बदल दी। और हर यूरोपीय शक्ति के अपने अलग इरादे थे, उनके तरीके अलग थे, प्राथमिकताएं भी अलग थीं। हाँ, तो शुरुआत पुर्तगालियों से करते हैं। 1498 वास्को डी गामा कालीकट पहुंचे। ये एक बहुत बड़ा मोड़ था, और इसमें पुर्तगाल के प्रिंस हेनरी द नेविगेटर जैसे लोगों का बड़ा हाथ था। उन्होंने इसे काफी बढ़ावा दिया। तो उनका मकसद दोहरा था, एक तो मसाले, हाँ। और दूसरा ईसाई धर्म का प्रसार, है ना। बिल्कुल, वो सिर्फ व्यापारी नहीं थे, वो मिशनरी भी थे साथ में। और उनका असर सिर्फ व्यापार तक ही नहीं रहा। सोचिए, 1560 में गोवा में भारत का पहला प्रिंटिंग प्रेस, अरे, वो उन्हीं की देन है। अच्छा। हाँ, और उसका मुख्य उद्देश्य था ईसाई धर्म से जुड़ी सामग्री छापना। जानकारी फैलाने का कितना शक्तिशाली औजार था वो उस समय। और साथ ही वो अपने साथ गॉथिक आर्किटेक्चर लाए और कई नई फसलें भी, आलू, टमाटर, तंबाकू। हाँ, आलू टमाटर तो आज हमारे खाने का हिस्सा हैं, उनके बिना तो। बिल्कुल, शायद स्वाद काफी अलग होता आज। सही कहा। अच्छा, पुर्तगालियों के बाद फिर डच आए। 1596 में कॉर्नेलिस डी हाउटमैन सुमात्रा पहुंचे थे शायद, और 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी बनी। शुरू में तो उनका ध्यान इंडोनेशिया के मसाला द्वीपों पे ज्यादा था, है ना। भारत उनके लिए बस। हाँ, भारत उनके लिए शुरू में एक तरह से सुदूर पूर्व के व्यापार का एक केंद्र था बस। उन्होंने 1605 में मसूलीपट्टनम में अपना पहला कारखाना खोला। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात हुई। उन्हें जल्द ही ये एहसास हुआ कि इंडोनेशियाई द्वीपों से मसालों का व्यापार फायदे का सौदा तभी बनेगा जब वो बदले में देने के लिए कोई कीमती चीज पेश करें। अच्छा। जैसे कि? और वो चीज थे भारतीय कपड़े, खासकर सूती वस्त्र। ओहो। हाँ, इस एहसास ने भारत में उनकी दिलचस्पी और उनकी मौजूदगी दोनों को बहुत बढ़ाया। तो मतलब भारतीय कपड़ा उनके लिए मसालों जितना ही, या शायद उससे भी ज्यादा जरूरी बन गया इंडोनेशिया के व्यापार के लिए। अच्छा, अब आते हैं अंग्रेजों पर। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी बनी। महारानी एलिजाबेथ प्रथम से उन्हें पूर्व के साथ व्यापार का एकाधिकार मिला, एक चार्टर। शुरुआत में कैप्टन हॉकिंस और सर थॉमस रो जैसे लोग आए थे। मुगल दरबार में जहांगीर से रियायतें लेने की कोशिश की। हाँ, कोशिशें तो चलती रहीं, लेकिन उन्हें असली बड़ी सफलता मिली 1717 में, जब जॉन सरमन के नेतृत्व में एक दल ने मुगल बादशाह फरुखसियर से एक खास फरमान हासिल कर लिया। शाही आदेश था वह। फरमान? हाँ। अच्छा। और ये फरमान अंग्रेजों के लिए समझिए एक तरह का जैकपॉट था। इसने उन्हें बंगाल में सिर्फ 3000 रुपए सालाना देकर बिना किसी एक्स्ट्रा चुंगी के व्यापार करने की पूरी छूट दे दी। सिर्फ 3000 में पूरे बंगाल में? हाँ, और सूरत में तो सारे करों से मुक्ति, और कंपनी के जो सिक्के थे उन्हें पूरे मुगल साम्राज्य में चलाने की इजाजत मिल गई। अरे वाह, इसने समझे भविष्य में उनके राजनीतिक दबदबे की नींव डाल दी। ये तो वाकई बहुत ही बड़ी रियायतें थीं। इसने तो उन्हें बाकी यूरोपीय शक्तियों पर जबरदस्त बढ़त दिला दी होगी। अच्छा, और आखिर में फिर फ्रांसीसी भी आए मैदान में। हाँ, फ्रांसीसी थोड़ा देर से आए। उनकी ईस्ट इंडिया कंपनी थी कंपनी देज ओरिएंटाल्स, जो 1664 में बनी। इसे लुई 14वें के मंत्री कोलबर्ट ने बनवाया था। और एक खास बात ये थी कि इस पे फ्रांसीसी सरकार का काफी कंट्रोल था। ये अंग्रेजी या डच कंपनियों की तरह उतनी प्राइवेट या स्वायत्त नहीं थी। अच्छा, सरकारी कंपनी ज्यादा थी। हाँ, कह सकते हैं। और फ्रैंकोइस कैरो ने सूरत में उनकी पहली फैक्ट्री डाली। तो अगर संक्षेप में देखें, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, इस्तादो दे इंडिया, लगभग 1498 मान लें, अंग्रेजी 1600, डच 1602 और फ्रांसीसी 1664। और कुछ खास नाम जो याद रखने चाहिए: वास्को डी गामा, पहला पुर्तगाली यात्री; कैप्टन हॉकिंस, जहांगीर से मिलने वाला पहला अंग्रेज दूत;
फिर वो जॉब चार्नॉक हाँ, जिन्हें कलकत्ता के संस्थापक के तौर पर जाना जाता है। और फ्रांसिस डे मद्रास के संस्थापक। तो ठीक है, हमने देखा कि कैसे ये अलग अलग यूरोपीय शक्तियां भारत पहुंची। व्यापार, धर्म, प्रभाव, कई मकसद थे। पर इन सब का निचोड़ क्या निकलता है? भारत के लिए इसके असल मायने क्या थे? देखिए, मायने दो तरफा थे। एक तरफ तो भारत वैश्विक व्यापार के एक नए और ज्यादा गहरे दौर से जुड़ रहा था, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू ये था कि ये यूरोपीय उपनिवेशवाद की शुरुआत भी थी। ये कंपनियां सिर्फ व्यापार करने नहीं आई थीं। धीरे धीरे उन्होंने यहाँ की राजनीति में दखल देना शुरू किया और फिर जमीन पर कब्जा करना भी। सबसे दिलचस्प बात तो यही देखने वाली है कि कैसे एकदम व्यापारिक इरादे धीरे धीरे राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं में बदल गए। और इस सारी जानकारी के आधार पर एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं श्रोताओं के लिए कि इन यूरोपीय शक्तियों के बीच जो आपसी कंपटीशन और लड़ाई चल रही थी, उसने भारत के उस समय के जो पहले से ही काफी जटिल राजनीतिक हालात थे, उनको कैसे और कितना प्रभावित किया होगा। क्योंकि ये कंपनियां सिर्फ मुगलों या स्थानीय राजाओं से ही नहीं लड़ रही थीं, ये तो आपस में भी बुरी तरह लड़ रही थीं। ये वाकई सोचने वाली बात है। चलिए, इस पर फिर कभी और गहरा गोता लगाएंगे।